हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब। पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसको हम चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो आप लोग हेडिंग लिखिए द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस चैप्टर में देखो बेटा हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं कि लिविंग क्या होते हैं, ठीक है, उनके कैसे कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में सीखेंगे, थोड़ा बहुत टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में सीखेंगे, क्लास क्या होती है, स्पीसीज क्या होती है, किंगडम वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या सीखते हैं। हम लोग देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बेटा हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पूरा कवरेज करेंगे, लाइन टू लाइन कवर करेंगे इसको। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो बेटा प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। देखिए जो हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वो है हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर। आपको दिख रहा होगा ये हमारी फर्स्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इससे जस्ट पहले वाले पेज पर आप देखोगे यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया है जिसका नाम है अर्नेस्ट मेयर। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पर, अपने चैप्टर के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमको ये पूरी एनसीईआरटी कवर अप करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं, अर्नेस्ट मेयर के बारे में, इनके बारे में समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे किसके, अपने चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग छोटी सी हेडिंग लिखिए बेटा, अर्नेस्ट मायर। अर्नेस्ट मायर। ठीक है, तो कौन है ये। ही वॉज अ साइंटिस्ट। वो क्या थे, साइंटिस्ट थे। दुनिया के अगर टॉप 100 बायोलॉजिस्ट को देखा जाए, टॉप 100 साइंटिस्ट को देखा जाए, तो उनमें से एक नाम इनका भी आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं बेटा, ही वॉज वन ऑफ द टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अगर साइंटिस्टों की बात की जाए तो टॉप 100 साइंटिस्टों में से एक नाम किसका आएगा, एक नाम अर्नेस्ट मेयर का भी आएगा। ठीक है, अब इनका बेटा लाइफ स्पैन देखते हैं। लाइफ स्पैन का मतलब ये कब तक जीवित थे, इनका कितना जीवन काल था। तो ये इनका जन्म होता है बेटा, ही वॉज बॉर्न ऑन 1904, 1904 में पैदा हुए, एंड ही वॉज डाइड ऑन 2004। ठीक है, तो बेटा 100 का इनसे बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। देखो 100 टॉप 100 साइंटिस्ट में भी थे ये, और इनका लाइफ स्पैन भी देखो कितने साल का था, 2004 तक ये जिंदा थे। तो इनका लाइफ स्पैन भी कितना हो गया बेटा, लाइफ स्पैन भी लगभग कितने ईयर का हो गया, 100 ईयर का। ठीक है, अब इनकी जो स्टडी थी, अर्नेस्ट मेयर की जो स्टडी थी, इनकी स्टडी किस पर थी, इन्होंने मेनली स्टडी किया किसको बेटा, एवोल्यूशन को। और जब भी हमारे सामने एवोल्यूशन का नाम आता है तो हमारे सामने सिर्फ एक नाम आता है, वो है चार्ल्स डार्विन का। ठीक है बेटा, जो डार्विन थे वो 19वीं सदी में थे। उनका जो काम था ना वो 1800 समथिंग में था, 1859 16 ऐसे के आसपास था। तो डार्विन कहाँ पर थे, डार्विन थे आपके 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में। और ये अर्नेस्ट जो है ना, ये कहाँ पर है बेटा, ये है 20वीं सदी में। ठीक है, तो इन्होंने भी काम किस पर किया, एवोल्यूशन पर। तो एवोल्यूशन पर काम करने के कारण इनको क्या कहा गया, इनको 20वीं शताब्दी का, डार्विन ने 19वीं में किया था, इन्होंने 20वीं में किया, तो इनको 20वीं शताब्दी का क्या कहा गया, डार्विन कहा गया। तो स्टडी किया इन्होंने किस पर, एवोल्यूशन पर। तो इनको क्या कहा गया, ही वॉज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। उनको क्या कहा गया बेटा, 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। ठीक है, अब सवाल ये था कि ये जो अर्नेस्ट मेयर थे, इन्होंने 100 साल तक अपना इतना सारा योगदान दिया, तो क्या इनको कुछ रिवॉर्ड भी मिले होंगे। जी हाँ, इनको रिवॉर्ड भी मिले थे, इनको बहुत सारे प्राइज़ भी मिले थे। तो अर्नेस्ट मेयर को 3 प्राइज़ मिले थे। तो लिखो आप, अर्नेस्ट मायर गॉट 3 प्राइजेस इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में इनको कितने प्राइज़ मिले बेटा, उनको प्राइज़ मिले 3।
और उन तीनों प्राइजों को कंबाइन करके बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या कहा गया उनको? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, उनको कहा गया ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब फिर अब पूछोगे कि सर वो कौन कौन से 3 प्राइज़ थे? ठीक है, तो पहला प्राइज़ लिखो बेटा, पहला प्राइज़ था बाल्जन प्राइज़। ठीक है, सेकेंड प्राइज़ था बेटा इनका इंटरनेशनल प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी। ठीक है, और इनका जो थर्ड प्राइज़ था इसका नाम था क्रैफोर्ड प्राइज़। कितने प्राइज़ मिले इनको बेटा? इनको मिले 3 प्राइज़, बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, और तीसरा प्राइज़ इनको जो मिला था वो कौन सा था? क्रैफोर्ड प्राइज़। बाल्जन प्राइज़ इनको कब मिला था? ये मिला था इनको 1983 में। 1983 आप कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रखो कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम जब वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर्स का, तो वो कौन सा ईयर था? वो 1983 का ईयर था। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, ये इन्होंने जीता बेटा 1994 में। ठीक है, क्रैफोर्ड प्राइज़ इन्होंने जीता था 1999 में। तो आप इनको ऐसे याद रखिएगा 1983, 1994, 1999। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो इन्होंने बायोलॉजी में स्टडी किया है मेनली एवोल्यूशन को, और इनको क्या कहा गया? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया। अब ऐसा कुछ तो खास काम इन्होंने किया होगा ना बायोलॉजी में, तो इन्होंने बायोलॉजी के लिए क्या काम किया? तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ही गेव बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटा? स्पीसीज का क्या दिया? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया, और ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड अगर कोई है तो वो क्या है आपका? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसका दिया हुआ? अर्नेस्ट मायर का दिया हुआ। स्पीसीज क्या होती है इस बात के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है किसके लिए? स्पीसीज के लिए, वो किसका है? अर्नेस्ट मायर का है। ठीक है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है? करंटली एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड में स्पीसीज का सबसे एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट किसने दिया? अर्नेस्ट मायर ने दिया। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, आप इसको लिंक करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा है किसी स्पीसीज के बारे में। देखो किसी स्पीसीज का मतलब होता है किसी जाति से। जाति का मतलब नहीं है जो हम लोग कास्ट बना के रखे हैं, ये कास्टिज्म का सिस्टम जो है ये हमारी स्पीसीज़ को नहीं डिफाइन करता है। स्पीसीज़ का मतलब है एक ही तरीके की बनावट वाले ऐसे जीव जो आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। मतलब जीवों का ऐसा समूह जो आपस में जनन कर सकता है और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकता है। जैसे मान लो हम लोग मानव हैं, किसी मानव की फीमेल के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रीड कर सकते हैं, हम लोग जनन कर सकते हैं और अपने ही जैसा एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जो भी जनन योग्य होगा। ठीक है, तो जीवों का ऐसा समूह जो आपस में जनन करे और अपने ही जैसे नए जनन योग्य जीवों को बना सके, वो समूह क्या कहलाता है बेटा? वो समूह स्पीसीज कहलाता है। यही बात इन्होंने कही थी। ठीक है, तो स्पीसीज क्या है? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? ब्रीड के बाद एक ऐसा ऑफस्प्रिंग बनाए जो कैसा हो? फर्टाइल हो, तभी वो क्या कहलाएंगे? स्पीसीज के। अगर उनका बनाया हुआ जो स्पीसीज है, मान लो चलो ब्रीड कर लिया, ब्रीड करने के बाद उन्होंने एक नया जीव बना दिया, जनन किया, एक नया जीव बना दिया, लेकिन अगर वो नया जीव जनन करने योग्य नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पेरेंट्स थे वो सेम स्पीसीज के नहीं हैं। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल भी लेके समझेंगे, तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आप देखो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या कहता है। देखो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या कहता है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या कहता है। ठीक है, तो क्या लिखते हो आप? स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ये क्या है? ये जीवों का समूह है। अब कैसे जीवों का समूह है? विच कैन
which can breed together and give rise to fertile ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब जनरेशन होता है बेटा। ऑफस्प्रिंग का मतलब जो नया आने वाला जीव होगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग। मतलब हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास ये दो मेंबर हैं, ये क्या है, दो ऑर्गेनिज्म है। अगर ये दो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में ब्रीडिंग कर रहे हैं, आपस में ब्रीड करके क्या बना रहे हैं बेटा, एक नई ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। ये दो एनिमल थे ए एंड बी, इन्होंने क्या किया, ब्रीड किया और यहाँ क्या बनाया, एक एनिमल बनाया, ठीक है, एक नया एनिमल बनाया। अब ये जो नया एनिमल है ना, अगर ये बेटा फर्टाइल है, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकली सेम है किससे, इन दोनों से, मतलब मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम है, मतलब देखने में क्या दोनों से सेम है, और कैसा है बेटा, फर्टाइल है यानी जनन योग्य है, तब इसको क्या कहोगे कि ये जो है ना, ये दोनों जो हैं और ये क्या है, एक स्पीसीज के जीव हैं। अगर इन दोनों ने ब्रीड किया, ठीक है, ये अलग, इसकी बनावट थोड़ा अलग है, इसकी बनावट थोड़ा अलग है, और इन दोनों ने ब्रीड करके एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाया जो स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब जो जनन योग्य नहीं है, तो क्या ये दोनों सेम स्पीसीज के कहलाएंगे बेटा, नहीं कहलाएंगे। मॉर्फोलॉजिकली क्या है, ये डिफरेंट हैं, ठीक है। तो स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीड टुगेदर एंड गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब विच कैन ब्रीड टुगेदर के पास में ना एक और चीज़ आप लिख सकते हो, विच आर मॉर्फोलॉजिकली सेम, विच आर मॉर्फोलॉजिकली सेम, मतलब दिखने में भी कैसे होने चाहिए, लगभग वो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। मतलब उनके बाहर की बनावट जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, एक ही जैसे होने चाहिए। मॉर्फोलॉजिकली हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिलहाल देखो, इन्होंने जो कहा था वो ये लाइन है, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीड टुगेदर एंड गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मेरी बात समझ आई। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैंने लिया एक मेल और एक लिया फीमेल, चलो मार्कर चेंज करते हैं बेटा। मेरे पास है बेटा एक मेल और एक है फीमेल। मेल में लिया मैंने डंकी को, ठीक है, फीमेल में लिया मैंने हॉर्स को। दोनों की बनावट बेटा थोड़ा बहुत अलग होती है, मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं, ये बनावट में बाहर से अलग दिखाई देते हैं। इन दोनों ने आपस में क्या किया, ब्रीड किया, आपस में क्या किया, जनन किया। जनन करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया बेटा म्यूल, म्यूल जिसको आप खच्चर कहते हो। तो ये जो खच्चर बना ना, ये क्या है, इन दोनों के जनन से बना, इन दोनों के ब्रीडिंग के कारण बना है। लेकिन ये जो नया जनरेशन बना, देखो इन दोनों ने नई जनरेशन तो बना दी, इन्होंने ब्रीडिंग तो कर लिया, तो यहाँ पर ये वाली बात तो सही हो गई, विच कैन ब्रीड टुगेदर, ब्रीडिंग तो हो रही है। लेकिन क्या ये जिस एनिमल को बना रहे हैं क्या वो फर्टाइल है, ये फर्टाइल नहीं होता बेटा, ये होता है स्टेराइल, यानी ये जनन योग्य नहीं होता। तो ये क्या है, स्टेराइल का मतलब नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब ये जनन योग्य नहीं है। तो क्या इन दोनों को आप सेम स्पीसीज का कहोगे, तो क्या ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं, तो जवाब है नहीं, ये सेम स्पीसीज के नहीं हैं। अगर ये सेम स्पीसीज के होते तो यहाँ पर बना हुआ इनका ऑफस्प्रिंग जो है वो कैसा होता, फर्टाइल होता। लेकिन ये क्या है बेटा, ये आपके ऐसे अलग अलग स्पीसीज के एनिमल हैं जो ब्रीड तो कर सकते हैं बट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते, तो ये दोनों स्पीसीज नहीं कहलाएंगे। ऐसा ही एक देख लो बेटा, अगर आपके पास मेल क्या हो, मेल में हॉर्स हो, फीमेल में क्या हो, फीमेल में आपके पास डंकी हो, क्या तब ब्रीडिंग पॉसिबल है, जी बिल्कुल पॉसिबल है। तब ये लोग ब्रीडिंग करके क्या बनाएंगे, तब ये ब्रीडिंग करके बनाते हैं बेटा हिन्नी को, यहाँ जो बनता है ना उसको कहते हैं हिन्नी। ये भी क्या होता है बेटा, ये भी आपका स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब जनन योग्य नहीं होता, ठीक है। जनन योग्य नहीं है मतलब देखो ये दोनों इंटरब्रीड तो कर पा रहे हैं, यानी ये ब्रीडिंग तो कर पा रहे हैं, यानी पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं दे पा रहे हैं जो कैसा है, फर्टाइल है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या हैं, ये सेम स्पीसीज के नहीं हैं, ठीक है। एक ही जाति के जो जीव होंगे ना वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको आप क्या कहते हो, स्पीसीज कहते हो, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट करो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर का कॉन्सेप्ट यहीं पर हो जाता है फिनिश।
चल, अब छोटी सी हेडिंग लगाओ, व्हाट लुक्स अराउंड अस, व्हाट लुक्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारे चारों ओर क्या दिखाई देता है बेटा, हमारे चारों ओर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे चारों ओर क्या दिखाई दे सकता है, हमारे चारों ओर रिवर हो सकती है। ठीक, हमारे चारों ओर रिवर्स होती हैं। हमारे चारों ओर बेटा माउंटेन हो सकते हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर क्या हो सकते हैं, हमारे चारों ओर बड़े बड़े फील्ड्स हो सकते हैं। हमारे चारों तरफ क्या हो सकते हैं, ग्राउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चारों ओर ये सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, और क्या दिखाई दे सकता है, हमारे चारों ओर बेटा प्लांट्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, और हमारे चारों ओर क्या दिखाई दे सकता है, हमारे चारों ओर एनिमल्स दिखाई दे सकते हैं। और हमारे ओर चारों ओर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये ऐसे जीव हैं। देखो, आप इन चारों, जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें दिख रही हैं ना, उसमें आप एक चीज़ का डिफरेंस पाओगे। कुछ ऐसे होंगे बेटा जिसमें कॉन्शियसनेस होगी, यानी जिसमें चेतना होगी। ठीक है, जो चीज़ों को महसूस कर पाते होंगे या समझ पाते होंगे, या फिर जिनके अंदर चेतना होगी, जिनके अंदर कॉन्शियसनेस होगी, एक वो होंगे। और एक ऐसे होंगे जो बिना कॉन्शियसनेस के होंगे, यानी बिना चेतना के होंगे। तो ये वाले आप देख रहे हो ना, माउंटेन्स को देख लो, फील्ड्स को देख लो, ग्राउंड्स को देख लो, क्या इन सब में चेतना होती है बेटा, नहीं होती। तो ये क्या है बेटा, ये विदाउट कॉन्शियसनेस है। तो ये क्या है, विदाउट कॉन्शियसनेस। और ये वाले क्या हैं, ये विद कॉन्शियसनेस हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो जो विदाउट कॉन्शियसनेस है, मतलब जिनमें चेतना नहीं है ना, उनको एक नाम दे दिया, उनको हमने कह दिया इनएनिमेट। क्या कह दिया उनको, इनएनिमेट। और जिनके अंदर बेटा कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर चेतना है ना, उनको हमने नाम दे दिया एनिमेट का। क्या हो गए वो, एनिमेट हो गए। अब जो एनिमेट हैं, एनिमेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनिमेट को ही हम लोग कहते हैं कि ये हमारे क्या है, लिविंग बींग्स हैं। एनिमेट को ही आप क्या कहते हो, यही हमारे क्या हैं, यही हमारे लिविंग बींग्स हैं। और जो इनएनिमेट होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं, ये आपके नॉन लिविंग बींग्स होते हैं। ठीक है, एनिमेट क्या होते हैं, एनिमेट लिविंग बींग्स होते हैं, और नॉन एनिमेट क्या होते हैं, नॉन लिविंग बींग्स होते हैं। अब जो एनिमेट्स होते हैं ना, उनमें कुछ फीचर्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे बेटा, उनमें कुछ फीचर्स दिखाई देंगे, यानी उनमें कुछ प्यारे से लक्षण दिखाई देंगे। अब वो फीचर्स क्या हो सकते हैं, देखो वो फीचर्स हो सकता है बेटा, ग्रोथ होती है। इनमें एक फीचर क्या होता है बेटा, ग्रोथ होती है। दूसरा फीचर क्या होता है, दूसरा फीचर इसमें है बेटा, इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तीसरा फीचर क्या है, इनमें कॉन्शियसनेस होती है। ठीक है, चौथा है क्या है बेटा, इनमें मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, अब देखो विदाउट जो विद कॉन्शियसनेस है, इसमें क्या आ जाते हैं बेटा, ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जिनमें ये सारे फीचर्स होते हैं। इन फीचर्स के साथ साथ एडिशनल फीचर क्या हो सकते हैं, इनके साथ साथ कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, इन एडिशनल फीचर्स को ध्यान से देखिए बेटा। इनके अंदर बेटा मेटाबॉलिज्म हो सकती है। इनके अंदर क्या हो सकती है, मेटाबॉलिज्म हो सकती है। और क्या हो सकती है बेटा, सेल्फ रिप्लिकेट करने की पावर हो सकती है, मतलब अपने जैसा एक दूसरा बनाने की पावर हो सकती है। सेल्फ ग्रोथ की पावर होती है। अब सेल्फ ग्रोथ वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेल्फ ग्रोथ कह सकते हो, या फिर सेल्फ ऑर्गेनाइज लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये कुछ एडिशनल फीचर हैं जो इसमें पाए जाते हैं, और ये फीचर्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे फीचर्स वाले ऑर्गेनिज्म को, ऐसे फीचर्स वाले मटेरियल्स को आप क्या कहते हो, आप उनको कहते हो कि लिविंग है। और जिनमें ये सब नहीं दिखता है वो क्या है, आपका नॉन लिविंग्स है।
ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे बेटा, हमने सीखना है लिविंग वर्ड, तो हमको तो इसकी बात करनी नहीं है। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है सिर्फ इसकी, ठीक है। हमको इसकी बात बिल्कुल नहीं करनी है, हमको बात करनी है किसकी, इसकी। और इसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, इन सब की हम बात करेंगे किसमें, लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है। तो हमको इस दुनिया के बारे में बात करना है, इनसे कोई लेना देना हमारा नहीं है, ठीक है। और इससे क्या लेना देना है बेटा, इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं, इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फीचर्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फीचर्स इसके दिख रहे हैं ना, यही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लिविंग की प्रॉपर्टीज़ यही सारे हैं जो इसके फीचर्स हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे बेटा इनके फीचर्स के बारे में, ठीक है। और फीचर्स देखो नेक्स्ट क्लास में क्या थोड़ा सा भी हम समझ लेते हैं, इसके फीचर्स दो तरीके के होते हैं, एक डिफाइनिंग फीचर और एक नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। अभी उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। फिर जितने भी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में, ठीक है। अगर बेटा चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम लोग आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए अग्रसर रहें, ठीक है। तो अब इसको रफ करते हैं बेटा, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस फीचर्स पर। ये फीचर्स क्या होते हैं, जो लिविंग के अंदर जो फीचर्स हैं ना वो कितने तरीके के हो सकते हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलो हेडिंग लगाओ बेटा, आप ऐसे लिविंग बींग्स, आपके पास क्या हैं, लिविंग बींग्स हैं। आप लिविंग बींग्स के क्या देख रहे हो, फीचर्स देख रहे हो, और उनके फीचर्स को ना हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो लिखते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा लिख लो बेटा डिफाइनिंग फीचर। देखिए जो आपके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, और डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं वो समझ लो आप। देखो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई कैरेक्टर दिखा तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर दिखेगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मैमल्स हैं बेटा, ह्यूमन क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। तो क्या सारे मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जवाब है नहीं। सारे मैमल्स में तो होती हैं लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। सारे मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स हैं लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में मेमोरी ग्लैंड्स नहीं हैं। तो आप क्या ये कह सकते हो कि मेमोरी ग्लैंड का होना एक लिविंग फीचर है, बिल्कुल है, ठीक है। लिविंग क्या है, वो कैरेक्टर है, बिल्कुल है। लेकिन क्या वो कैरेक्टर सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है बेटा, नहीं पाया जाता। तो क्या मेमोरी ग्लैंड का होना या ना होना इस बात को डिफाइन कर देगा कि ये लिविंग बींग्स है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वो होते हैं ना जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला कोई भी कैरेक्टर क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, ठीक है। तो आइए आप पहले लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हमको देखना है इन दोनों में क्या कॉन्ट्राडिक्शन होता है, मतलब इन दोनों में क्या विरोधाभास होता है वो देखना है, ठीक है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, ये भी एक तरीके के लिविंग्स के फीचर हैं, ये भी क्या है, लिविंग्स के फीचर हैं। कैरेक्टर्स क्या होता है, एनी कैरेक्टर विच इज एनी कैरेक्टर which is present in living organism is called characteristics of that living, ठीक है। लेकिन जो डिफाइनिंग फीचर होता है, मैंने क्या कहा, जैसे मेमोरी ग्लैंड्स है वो किस में पाई जाती है, मैमल्स में पाई जाती है। रिप्रोडक्शन करने का तरीका बेटा हमारा कैसा होता है, हमारा अलग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन अमीबा में रिप्रोडक्शन करने का तरीका क्या है, बाइनरी फिजन है। उसका एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हो गया रिप्रोडक्शन, ऐसा ही है ना। तो क्या अमीबा का जो रिप्रोडक्शन है, क्या वो रिप्रोडक्शन दुनिया के सभी जीवों में एक ही जैसा है? क्या उस तरीके का जैसा अमीबा में हो पा रहा है क्या वैसा हमारे अंदर हो पाएगा? नहीं हो सकता।
तो उसकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग है, हम लोग की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, अलग है। प्लांट्स में जिस तरीके का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, क्या उस तरीके का रिप्रोडक्शन आप एनिमल्स में देखते हो? वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस होती है, यहाँ पर होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो किसी विशेष जीवों के होते हैं, जैसे हम लोगों के हैं। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होती है। क्या सभी जीवों में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं? नहीं होती। तो मेमोरी ग्लैंड का होना क्या है बेटा? एक कैरेक्टर है। क्या है वो? एक कैरेक्टर है। अब आ जाइए डिफाइनिंग फीचर्स में। डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं? डिफाइनिंग फीचर्स ऐसे फीचर्स होते हैं जो दुनिया भर के सभी जीवों में पाए जाएं। कैरेक्टर आपने देखा ना कि दुनिया भर के सभी जीवों में नहीं पाया जाता, कुछ जीवों में होगा, कुछ जीवों में नहीं होगा। जैसे मेमोरी ग्लैंड का होना मैमल्स में होगा लेकिन सारे जीवों में नहीं होगा। तो ये क्या है? कैरेक्टर है। लेकिन डिफाइनिंग फीचर क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर एक ऐसा फीचर है, यानी एक ऐसा गुण है जो सारे दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सब में होगा। वो दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब में होगा। जैसे कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो सब में होती है कि नहीं होती है बेटा? दुनिया भर के सभी जीवों में के अंदर चेतना होगी कि नहीं होगी? वो अपने बाहर के इन्वायरमेंट के प्रति कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं करेगा? बाहर के वातावरण के प्रति कोई प्रतिक्रिया तो करता है ना वो। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस है। तो लिविंग बींग्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हमेशा पाई जाती हैं, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं, वो क्या हैं आपके? वो आपकी डिफाइनिंग फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? जो किसी जीव के अंदर जो कैरेक्टर पाया जाता है वो कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन ऐसे फीचर्स, ऐसा फीचर, कैरेक्टर की जगह फीचर लिख लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एनी फीचर विच इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी फीचर है अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो वो कैरेक्टरिस्टिक है। बात क्लियर है? लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स एक ऐसा फीचर है जो दुनिया भर के सभी जीवों में समान रूप से पाया जाता हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? एनी फीचर which is present in all living organism but not present in any नॉन लिविंग। मतलब ऐसा फीचर जो दुनिया भर के सभी सजीवों में समान रूप से पाया जाएगा, वो उसका डिफाइनिंग फीचर है। जैसे कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस दुनिया के सभी सजीवों में होती है। ठीक है, लेकिन जैसे मेमोरी ग्लैंड का होना है, अब मेमोरी ग्लैंड्स का होना तो केवल मैमल्स की क्वालिटी है। तो ये क्या है? एक ऐसा फीचर है सजीवों का जो केवल कुछ ही जीवों तक लिमिटेड है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कैरेक्टरिस्टिक नाम दे देंगे। मतलब ऐसा फीचर जो कुछ जीवों में पाया जाता हो वो क्या है? आपका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, लेकिन ऐसा फीचर जो दुनिया भर के सभी सजीवों में पाया जाता हो और किसी निर्जीव में ना पाया जाता हो, वो क्या है आपका? वो आपका डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो बेटा इसका। एक का एग्जाम्पल लिख लीजिए, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, वॉक। वॉक करना हम लोग का फीचर है। वॉक करना बहुत सारे जीवों का फीचर होता है, लेकिन क्या वॉक करना सारे जीवों का फीचर होता है? प्लांट्स का फीचर होता है वॉक करना, वो चल लेते हैं, नहीं चल लेते, लेकिन लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, तो वॉक करना क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। बात आती है बेटा किसकी? बात आती है आपके टॉक की, आप बोल लेते हो। ठीक है, बात आती है आपके रेस्पायरेशन की, आप रेस्पायरेशन करते हो। नाक और फेफड़े से बहुत सारे जीव हैं वो डायरेक्टली सेल सरफेस से करते हैं, जैसे आपका अमीबा है। ठीक है, बात आती है किसकी बेटा? डाइजेशन की। आपके अंदर एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बहुत सारे जीव हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका अमीबा देखो, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, उसका एक ही सेल सारे काम कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ क्या है बेटा? ये वॉक, टॉक, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये आपके डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, क्योंकि ये सारे जीवों में एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है ना वो सारे जीवों में होती है, वो सभी सजीवों में पाई जाएगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गए होंगी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स। अब हम लोग आगे जाके जो लिविंग के फीचर्स देखेंगे। देखो, लिविंग बींग्स के जो फीचर्स थे वो दो तरीके के थे, कुछ फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक थे और कुछ फीचर उसके डिफाइनिंग फीचर थे। ठीक है, तो क्या
करेक्ट क्या फीचर्स ऐसे होते हैं जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या फीचर ऐसे होते हैं जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा क्लास था ना ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ठीक है, अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और क्लास 11 का हमने जो है एक नया बैच स्टार्ट कर दिया है, अपने दोस्तों को ये बात भी आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।